बचाव पक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। जी महोदय। अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज कराए। जी महोदय। महोदय, हमने अभियुक्त की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय से करवा ली है, जिसके संबंध में आदेश की प्रतिलिपि हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। तो क्या अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है? जी महोदय। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराए। अभियुक्त हाजिर हो। अभियोजन पक्ष प्रकरण की कार्रवाई शुरू करें। महोदय, मैं लोक अभियोजन पक्ष की ओर से मैं अधिवक्ता इस माननीय न्यायालय के समय यह प्रस्तुत करता हूं कि यह मामला किसी सामान्य प्रेम प्रसंग का नहीं है, बल्कि एक महिला की आस्था, गरिमा के साथ गंभीर धोखे और शोषण का भी है। अभियुक्त रविकांत वर्मा, जो पहले से विवाहित था, उसने पीड़िता को यह झूठा विश्वास दिलाया कि वह अपनी पत्नी से अलग होकर विवाह करेगा। इसी झूठे वादे के आधार पर उसने 20 जून 2021 से 14 जून 2022 के बीच कई बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। महोदय, जब पीड़िता को सत्य ज्ञात हुआ कि अभियुक्त पहले से विवाहित है और उसका विवाह करने का कोई इरादा नहीं है, तो उसने अभियुक्त से विवाह करने से इनकार कर दिया। उसके साथ मारपीट भी की। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियुक्त का उद्देश्य प्रेम या विवाह नहीं, बल्कि यौन शोषण और भावनात्मक धोखा था। महोदय, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अनुसार भ्रम या झूठे विश्वास में दी गई सहमति नहीं मानी जाती। अतः अभियुक्त का कृत्य धारा 376 सबसेक्शन 2 बार बार बलात्कार तथा धारा 323 आईपीसी जानबूझकर चोट पहुंचाना के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आपके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं कि आपने उत्तरजीवी के साथ झूठा वादा कर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए, जिससे आप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 2N, जो कि एक स्त्री के साथ बार-बार बलात्कार से संबंधित है, वहीं 323 जो किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने तथा 69 जो कि किसी स्त्री के साथ शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के संबंधित है। आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? नहीं, मैं सब अस्वीकार करता हूं। आप जा सकते हैं। लोक अभियोजक, अब आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। जी महोदय। महोदय, मैं अपने प्रथम गवाह के रूप में पीड़िता को बुलाना चाहूंगा। अनुमति प्रदान की जाती है। अभियुक्त हाजिर हो। पिस्टल आंसर दीजिए ना प्लीज। क्या आरोपी ने आपसे विवाह का वादा किया था? जी हाँ, इन्होंने विवाह का वादा किया था। क्या आपकी मित्रता धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई थी? जी हाँ, हमारी मित्रता धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। क्या जो शारीरिक संबंध बने वो विवाह के वादे के बाद बने? हाँ, जो शारीरिक संबंध बने वो विवाह के वादे के बाद बने थे। मैंने इन्हें कई बार मना किया था कि विवाह से पूर्व यह सब गलत है, लेकिन इन्होंने कहा हम विवाह तो करने ही वाले हैं, तो कुछ गलत नहीं है। तो आपका कहना यह है कि जो शारीरिक संबंध बने वो विवाह के वादे के बाद बने, और जब अभियुक्त से आपने विवाह का कहा तो इन्होंने आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया? शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये शादी को लेकर बहाने देने लगी और अपने घर और पारिवारिक स्थिति को बहाने देकर टालने लगी। क्या अभियुक्त के पिताजी को आपके संबंधों के बारे में पता था? जी हाँ, इनके पिताजी और परिवार को हमारे संबंध के बारे में पता था। हम कई दिन इनके घर पर भी रहते थे साथ में। क्या अभियुक्त या उनके परिवार वालों ने जब आपने इनसे शादी का कहा तो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था? हाँ, जब ये शादी को लेकर टालने लगे तो मैंने इनसे बात की थी, तो इन्होंने मुझे मारा, पीटा और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। जब ये बात इनके परिवार को पता चली तो उन्होंने हमारी सुलह करवा दी थी और इन्होंने अपने परिवार के सामने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। लेकिन जब मैंने इनसे कानूनी रूप से शादी के लिए कहा तो इन्होंने मना कर दिया और इनके पिताजी ने मेरे साथ बदसलूकी की और घर से निकाल दिया। कोई अन्य प्रश्न नहीं महोदय।
बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रश्न? जी महोदय। तो आप न्यायालय को ये बताएं कि अभियुक्त ने आपसे विवाह का झूठा वादा किया था। जी हाँ, वह विवाह को लेकर जिस तरह टाल रहे थे उससे तो यही लगता है कि उन्होंने झूठा वादा किया। और आप न्यायालय को ये भी बताएं कि जो आपके बीच में शारीरिक संबंध बने वो आपकी सहमति के बगैर बने थे। ऑब्जेक्शन महोदय। ऑब्जेक्शन सस्टेन। जब उत्तर जीविका इस विषय में बता चुकी हैं तो बचाव पक्ष एक ही प्रश्न बार-बार क्यों पूछ रहे हैं? अभियोजन आप बैठ जाए। बचाव पक्ष आप मुद्दे पे आए। जी महोदय, मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आप न्यायालय को ये बताएं कि आपके बीच में संबंध कितने वर्षों के थे? लगभग 3 से 4 वर्ष। और आप न्यायालय को ये भी बताएं कि आपके बीच में शांतिपूर्ण संबंध कितने वर्षों के थे? लगभग 1.5 वर्ष। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अब आप जा सकती हैं। अभियोजन पक्ष अगले गवाह को प्रस्तुत करेंगे। जी महोदया, मैं अपने दूसरे गवाह के रूप में एसएचओ को बुलाना चाहूंगी। अनुमति प्रदान की जाती है। एसएचओ अधिकारी हाजिर हो। आप अपना नाम और पद बताएं। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं महिला थाने में एसएचओ के पद पर पदस्थ हूँ। कृपया न्यायालय को घटना का विवरण दें। दिनांक 20 जून 2022 की बात है। खरियारी श्रीमती नीतू आहूजा, उम्र 37 वर्ष, निवासी मकान नंबर 225, बंसल हिल्स, बैरागढ़, भोपाल में थाना उपल से सीमा प्रणाली को आवेदन पत्र दिया तथा अपने पति रविकांत वर्मा द्वारा मुझे शादी का झांसा देकर अपने साथ रखते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने एवं शादी करने का कहने पर शादी करने से मना तथा मेरा शारीरिक शोषण कर मुझसे शादी नहीं की तथा धोखाधड़ी के संबंध में देख लिया था। और कोई अन्य प्रश्न नहीं महोदय। बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रश्न? जी महोदय। आप ये बताइए, जब उत्तर जीविका आपके पास थाने आई तो उनकी मानसिक एवं शारीरिक स्थिति स्वस्थ थी? जी स्वस्थ थी। उत्तर जीविका थाने अकेले आई थी या किसी और के साथ भी आई थी? अकेली आई थी। अन्य कोई प्रश्न नहीं महोदय। अब आप जा सकते हैं। अभियोजन पक्ष अगले गवाह को प्रस्तुत करें। महोदय, मैं अपने अगले गवाह के रूप में अन्वेषण अधिकारी को बुलाना चाहूंगा। अनुमति प्रदान की जाती है। अन्वेषण अधिकारी हाजिर हो। आप अपना नाम और पद न्यायालय को बताइए। मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं महिला थाना भोपाल में निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। न्यायालय को बताइए कि आपने घटना का कब और कैसे संज्ञान लिया? यह मामला 7 जून 2022 को मेरे संज्ञान में आया। इसके बाद अभियुक्त को नोटिस देकर बुलाया और पूछताछ की। इसके बाद अभियुक्त और उत्तर जीविका को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। तत्पश्चात अभियुक्त के घर जाकर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया और वहां से बस को सीलबंद करके एफएसएल को भेज दिया। कोई अन्य प्रश्न नहीं महोदय। बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रश्न? जी महोदय। तो आप न्यायालय को ये बताएं, जब आपने अभियुक्त से पूछताछ की तो उसने आपका सहयोग किया था या नहीं किया था? जी महोदय, पूर्ण सहयोग किया था। और जब आप घटना स्थल पर गए, आपने नक्शा मौका बनाया, वस्तुओं की जब्ती की, तब वहां पर आई विटनेस उपस्थित थे? जी हाँ, साक्ष्य सूची संबंधित दस्तावेज पूर्व यही न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। और आपने घटना स्थल से जो भौतिक साक्ष्य जब्त किए और कौन-कौन से किए वो भी एक बार न्यायालय को बताइए। जी हाँ, पीड़िता और अभियुक्त के कपड़े, मेडिकल रिकॉर्ड और अभियुक्त के जब्त नमूने सीलबंद करके एफएसएल को भेज दिया। दैट्स ऑल। अब आप जा सकते हैं। अभियोजन पक्ष अगले गवाह को प्रस्तुत करें। जी महोदया, मैं अपने अगले गवाह के रूप में मेडिकल ऑफिसर को बुलाना चाहूंगी। अनुमति प्रदान की जाती है। मेडिकल ऑफिसर हाजिर हो। कृपया आप अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर कोयना है। मैं एमबीबीएस एमडी हूँ और जिला चिकित्सालय भोपाल में अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। कृपया न्यायालय को बताइए, जब आपने परीक्षण किया तो उसमें क्या पाया गया? शरीर पर किसी भी प्रकार की खरोंच व बल का प्रयोग नहीं पाया गया।
और कोई अन्य प्रश्न नहीं महोदय। बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रश्न? जी महोदय। आप ये बताइए, जब उत्तरजीविका को आपके पास परीक्षण हेतु लाया गया तब आपको उनके शरीर पर कोई चोट के निशान या जबरदस्ती के निशान प्राप्त हुए थे? जी नहीं। आपने कौन कौन से नमूने एफएसएल के लिए भेजे? मैंने वजाइनल स्लाइड, सैंपल व्यू और प्यूबिक हेयर और पीरियड के कपड़े ऐसे भेजे थे। दैट्स ऑल माय लेडीज। आप जा सकती हैं। अभियोजन पक्ष अगले गवाह को प्रस्तुत करेंगे। महोदया, मैं अपने अगले गवाह के रूप में फोरेंसिक ऑफिसर को बुलाना चाहूंगा। अनुमति प्रदान की जाती है। फॉरेंसिक ऑफिसर हाजिर हो। आपको जो एफएसएल रिपोर्ट के लिए जो नमूने प्राप्त हुए, क्या वे सीलबद्ध थे? जी हाँ। आपने कौन कौन से परीक्षण किए? मैंने ब्लड टेस्टिंग की, डीएनए टेस्टिंग की, सैंपल फ्लूइड का विश्लेषण किया। आपने रिपोर्ट में जो पाया, क्या वह आप न्यायालय को बता सकती हैं? जी हाँ। अभियुक्त का डीएनए और पीड़िता का डीएनए मैच नहीं हो पाया, इसलिए परिणाम अनिर्णायक है। कोई अन्य प्रश्न नहीं महोदया। बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रश्न? जी महोदया। तो आप न्यायालय को ये बताएं, जिन रिपोर्टों का आपने अवलोकन किया, इसमें कहीं भी ये संकेत मिलते हैं कि जो संबंध बने तो बगैर सहमति से बने। वैज्ञानिक दृष्टि से यह बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि शारीरिक संबंध काफी समय पहले बने थे, इसलिए डीएनए मैच नहीं हो पाया। इस दृष्टि से कथित वाक्यों का अवलोकन आवश्यक है। आप जा सकती हैं। अभियोजन पक्ष अगले गवाह को प्रस्तुत करेंगे। जी महोदया, मैं अपने अगले गवाह के रूप में उत्तरजीविका की दोस्त अंजलि को बुलाना चाहूंगी। अनुमति प्रदान की जाती है। अंजलि हाजिर हो। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अंजलि है। आप उत्तरजीविका को कैसे और कब से जानती हैं? मैं और नीतू बैंक में एक साथ काम करते हैं। नीतू मेरी दोस्त है और हम एक दूसरे को लगभग 4-5 वर्षों से जानते हैं। तो आपको उनकी और अभियुक्त के बीच प्रेम संबंध के बारे में भी जानकारी होगी? हाँ, नीतू ने मुझे बताया। क्या आपको पता था कि अभियुक्त ने उनसे विवाह का वादा किया है? जी, नीतू ने मुझे बताया था कि वे दोनों शादी करने वाले हैं। तो आपको यह भी पता होगा कि इन दोनों के बीच में विवाह को लेकर विवाद चल रहा है। जी हाँ, उसने मुझे बताया था कि रविकांत वर्मा शादी की बात को टालने लगे हैं। That's all my ladies. अभी बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रश्न? जी महोदय। आपके बताए अनुसार आप नीतू की दोस्त हैं, आप उसे व्यक्तिगत रूप से जानती हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि उनके जो प्रेम संबंध थे वो कैसे थे? जी हाँ, नीतू मुझे उनके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बताया। क्या आपने इन्हें व्यक्तिगत रूप से झगड़ते हुए देखा था शादी के लिए? जी नहीं। तो आपकी दोस्त नीतू ने आपको दोस्त होने के नाते ये तो बता ही होगा कि अभियुक्त ने उनकी मांग में सिंदूर भरकर अवैधानिक रूप से शादी की थी। जी हाँ, उसने मुझे बताया था। तो फिर आपने उसके फोटोज और वीडियोस भी देखे होंगे? नहीं, मैंने पर्सनली कुछ तस्वीरें नहीं देखी। अन्य कोई प्रश्न नहीं महोदय। अब आप जा सकती हैं। अभियोजन पक्ष अगले गवाह को प्रस्तुत करेंगे। महोदया, मैं अपने अगले गवाह के रूप में अभियुक्त के पड़ोसी नकुल दांगी को बुलाना चाहूंगा। अनुमति प्रदान की जाती है। नकुल दांगी हाजिर हो। न्यायालय को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नकुल दांगी है और मैं रविकांत का पड़ोसी हूँ नाग रेसिडेंसी में। क्या आपने उत्तरजीवी को इनके साथ रहते देखा है? जी हाँ। तो आप यह भी जानते होंगे कि पीड़िता का अभियुक्त से क्या संबंध है? जी, मुझे संबंध के बारे में कोई व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है। क्या आपने इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज देखी या सुनी है? हाँ, मैंने 1-2 बार बहसबाजी की आवाज तो सुनी थी इनके घर से। That's all, ma'am. बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रश्न? जी महोदय। आप न्यायालय को बताइए, आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरजीविका को जानते हैं? जी, मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरजीविका को नहीं जानता, लेकिन मैंने इन्हें रविकांत के साथ 1-2
न्यायालय को ये भी बताइए कि जो लड़ाई झगड़े की आवाज आपने सुनी वो उत्तर जीविका और अभियुक्त की ही थी। जी मैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता, लेकिन जो लड़ाई झगड़े की आवाज थी वो इन्हीं के घर से आ रही थी। और कोई अन्य प्रश्न? आप जा सकते हैं। अभियोजन पक्ष अगले गवाह को प्रस्तुत करेंगे। जी नहीं महोदया, हमारे सारे गवाह पूर्ण हो चुके हैं। बचाव पक्ष अब अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। महोदया, मैं अपने पहले गवाह के रूप में अभियुक्त के पिता हेमेंद्र वर्मा को बुलाना चाहती हूँ। अनुमति प्रदान की जाती है। हेमेंद्र वर्मा हाजिर हो। आप उत्तर जीविका को कब से और कैसे जानते? मुझे उत्तर जीवी से मेरे बेटे ने मिला था और ये भी कहा था 26 दिन से शादी करनी है। उत्तर जीविका का ऐसा कहना है कि आपने उनके साथ मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना की थी। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या उत्तर जीविका आपके बेटे के साथ आपके घर में एक साथ रह रही थी? जी हाँ। उत्तर जीविका का ऐसा कहना है कि जब वो आपके बेटे के साथ आपके घर पे रह रही थी तो आपने उनके साथ बदसलूकी करके उन्हें घर से निकाल दिया था। नहीं, नीतू और रविकांत के बीच शादी को लेकर मतभेद हो गया था। मतभेद को सुलझाने के लिए परिजनों को बुलाया गया था। सभी ने दोनों के विवाद को समझाकर सुलझा दिया था। कोई अन्य प्रश्न नहीं महोदया। अभियोजन पक्ष की ओर से कोई प्रश्न? जी महोदया, हमारा ऐसा कहना है महोदया कि विवाद होने पर इन्होंने उत्तर जीविका को समझाया नहीं, बल्कि उनके साथ बदसलूकी कर जूता मारकर घर से निकाल दिया। ऑब्जेक्शन महोदया, क्या वो ऑब्जेक्शन बार-बार एक ही प्रश्न क्यों किए जा रहे हैं? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बचाव पक्ष आप बैठ जाएं। कृपया अभियोजन को भी अपनी बात रखने दें। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जी नहीं। That's all my lord. अब आप जा सकते हैं। बचाव पक्ष अगले गवाह को प्रस्तुत करें। जी महोदय। महोदय, अब मैं अपने अगले गवाह के रूप में अभियुक्त को बुलाना चाहूंगा। अनुमति प्रदान की जाती है। अभियुक्त हाजिर हो। तो आप न्यायालय को बताएं, आपके और उत्तर जीविका के बीच में प्रेम संबंध थे? जी हाँ। और आप न्यायालय को ये भी बताइए कि जो आपने जब भी उसने आपसे विवाह की बात की तो आपने उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना भी की थी? जी नहीं, हमारे बीच प्रेम का कोई दबाव नहीं था। और उसका यह आरोप है कि आपने उससे अपने पहले विवाह की बात भी छुपाई थी? जी नहीं, उसे पता था कि मेरा तलाक चल रहा है। That's all. अभियोजन पक्ष की ओर से कोई प्रश्न? जी महोदय। जब आप पहले से शादीशुदा थे तो आपने विवाह का झूठा वादा क्यों किया? सर मैं पहले से बता चुका हूँ, जब नीतू और मेरी मुलाकात हुई उस दौरान मेरी पत्नी से संबंध ठीक नहीं चल रहा था। यह बात आवेदिका को भी पता थी कि मेरा तलाक चल रहा है और तलाक पूर्ण होने पर मैं उनसे विवाह कर रहा। मैंने कोई झूठा वादा नहीं किया। पीड़िता का आरोप है कि आपने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यदि पीड़िता के साथ शारीरिक मानसिक प्रताड़ना की गई तो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? अभियोजन कृपया मुद्दे पे आ जाइए आप। महोदय, पीड़िता ने अभियुक्त को पर्याप्त समय दिया था कि आपसी मतभेद सुलझ जाए, किंतु अभियुक्त का इरादा शुरू से ही छल और धोखे का था। इनका विवाह का कोई इरादा नहीं था। That's all my lord. आप जा सकते हैं। बचाव पक्ष अगले गवाह को प्रस्तुत करें। महोदया, मैं एक बार पुनः उत्तर जीविका को बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति प्रदान की जाती है। उत्तर जीविका हाजिर हो। आपका कहना है कि अभियुक्त और उसके परिवार ने आपको मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था। तो आप ये बताइए, आपने इसके संबंध में कोई भी शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई और रिपोर्ट क्यों नहीं की थी? मुझे लगा था कि विवाद सुलझ जाएगा। महोदया, इन्हें लगा था कि विवाद सुलझ जाएगा। एक और शुरू से ही यह कहती आ रही है कि अभियुक्त शादी की बात को बार बार टाल रहा था, बहाने दे रहा था। इनके कदम भ्रमात्मक पैदा नहीं होते। आपने कहा कि अभियुक्त ने आपकी मांग में सिंदूर भरकर अवैधानिक रूप से घर में शादी की थी, तो आपके पास उसके फोटो वीडियोस भी होंगे। अभियुक्त ने आपसे शादी की थी तो आपको उसकी तारीख तो याद होगी।
मैंने फोटोज लिए थे, लेकिन रविकांत ने उन्हें डिलीट कर दिया और तारीख मुझे याद नहीं है। महोदया, ये पढ़ी लिखी बैंक में लिपिक के पद पर पदस्थ है। इन्हें यह तो पता ही होगा कि शादी के फोटोज और वीडियोस कितने महत्वपूर्ण होते हैं, साक्ष्य के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और तो और इन्हें शादी जैसे महत्वपूर्ण दिन की तारीख भी याद नहीं है। यहाँ भी इनके कथन भ्रमात्मक प्रतीत होते हैं। आपका कहना है कि आपको यह पता नहीं था कि अभियुक्त शादीशुदा है या उसका तलाक चल रहा है? जी नहीं पता। तो आप ये बताइए कि आप अभियुक्त के साथ इतने लंबे समय तक रही, आप उनकी सहकर्मी भी थी, आप अभियुक्त के घर भी रही, तो आपको उनके दोस्तों से, पड़ोसियों से, किन्हीं से तो पता चला होगा कि अभियुक्त शादी चल रही है या उसका तलाक चल रहा है? मुझे बहुत दिन के बाद अभियुक्त के फोन से पता चला था कि उनका तलाक। महोदया, पहले तो ये शुरू से मना करती आ रही थी कि इन्हें पता ही नहीं था कि अभियुक्त का तलाक चला है। अब अचानक से इनका यह कहना है कि इन्हें उनके फोन से पता चला था। यहाँ इनकी कथन संशय पैदा कर देने वाले हैं। और तो और महोदया, जो इनकी दोस्त ने बताया है वहाँ पर भी कथन स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनके संबंधों के विषय में इनको कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। जो उन्होंने अपनी दोस्त को बताया वही कथन उन्होंने आके न्यायालय में दे दिए। ना ही उसने कोई व्यक्तिगत रूप से फोटोज देखी, ना ही उनको व्यक्तिगत रूप से इनके संबंधों के बारे में पता था। और जो इनके पड़ोसी ने आकर बयान दिए उनके बारे में भी वह व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं रखते, ना ही उन्हें उनके संबंधों के बारे में पता। इससे उत्तरजीविता के कथनों पर विश्वास करना कठिन होता है। That's all my edition. आप जा सकती हैं। बचाव पक्ष कोई और साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं? महोदया, हमारी ओर से समस्त साक्ष्य एवं पूर्ण हो चुके हैं। अभियुक्त एक बार फिर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। अभियुक्त हाजिर हो। आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? जी महोदय, मेरा इनसे छल करने का कोई इरादा नहीं था। मैं आज भी ये कहता हूँ कि मेरा तलाक की प्रक्रिया पूर्ण होने पर मैं इनसे विवाह करने को तैयार हूँ। अब आप जा सकते हैं। दोनों पक्षों के साक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। अब दोनों पक्ष अपने अंतिम तर्क प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष अपना अंतिम तर्क प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात बचाव पक्ष अपना अंतिम तर्क प्रस्तुत करेंगे। अभियोजन पक्ष अपना अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। महोदया, यह मामला एक ऐसी महिला का है जिसे अभियुक्त ने शादी के झूठे वादे कर भावनात्मक और शारीरिक रूप से शोषित किया। विवाह अभियुक्त जो पहले से विवाहित था उसने यह विश्वास दिलाया कि वह पीड़िता से विवाह करेगा। इस विश्वास के कारण पीड़िता ने उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए और जब उसने विवाह की बात की तो अभियुक्त ने इनकार कर दिया, संबंध तोड़ दिया और उसे अपमानित किया। माय लॉर्ड, भले ही मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट चोटों और जबरदस्ती के निशान ना मिले हो, परंतु यह सिद्धांत स्थापित है कि हर बलात्कार के केसेस में स्पष्ट चोटों का मिलना अनिवार्य नहीं। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 में भी कही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2020 से 2024 तक 43% ऐसे केसेस हैं जहां पर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की बात कही है। आईपीसी धारा 90 भी यह कहती है कि भ्रम या झूठे विश्वास में ली गई सहमति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार अभियुक्त का कर्क धारा 376 सबसेक्शन 2N बार-बार बलात्कार करना साबित होता है और प्रताड़ित करने पर 323 आईपीसी भी लागू होती है। अतः अभियोजक पक्ष आपसे यह निवेदन करता है कि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाए और सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए ताकि वह संदेश समाज में जाए कि महिला की झूठी सहमति लेना कानून की दृष्टि में घनघोर अपराध है। धन्यवाद। बचाव पक्ष अपना अंतिम तर्क प्रस्तुत करे। जी महोदय, ये मामला काफी उलझा हुआ एक विवादों से घिरा हुआ है। इस मामले में जो आरोप हमारे मित्र लगा रहे हैं वे केवल पीड़िता की कहानियों को दर्शाते हैं। और महोदय, जिन आंकड़ों की बात हमारे मित्र कर रहे हैं तो महोदय कुछ आंकड़े में मैं भी गिनवाना चाहता हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट में 43% डाटा की जो बात कर रहे हैं तो उनमें से 10 से 12% डाटा यह भी कहता है फॉल्स एलिगेशन ऑफ रेप केसेस इन लिविंग रिलेशनशिप को दर्शाता है। महोदय, दुनिया फैक्ट ढूंढती है, हमारे मित्र फैक्ट खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
महोदय, किसी भी गवाह, मेडिकल रिपोर्ट, ठोस दस्तावेज यह सिद्ध नहीं कर पाए कि जो संबंध बने वो बिना सहमति से और बलपूर्वक बने। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है, दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 में कहा है, लिविंग रिलेशनशिप में बनाए गए संबंध को तब तक बलात्कार नहीं कहा जा सकता जब तक प्रारंभ से विवाह का झूठा वादा ना हो। महोदय, केवल लिविंग रिलेशनशिप के फेलियर को अपराध नहीं माना जा सकता। महोदय, गोल्डन रूल्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम भी कहता है कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। महोदया, इस मामले में अभियुक्त पहले से ही विवाहित था। विवाह विच्छेद न्यायालय में लंबित था। प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण होती, अभियुक्त उत्तरजीविता से विवाह करता। अतः धारा 90 भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह भ्रम के कारण दी गई सहमति नहीं ठहराई जा सकती। समक्ष प्रस्तुत गवाहियों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि आरोप निराधार, अप्रामाणिक एवं कानून के दुरुपयोग का उदाहरण है। माननीय न्यायालय धारा 376 जैसी धाराओं का उद्देश्य महिलाओं की रक्षा करना है, परंतु जब इनका प्रयोग असफल प्रेम संबंधों या भावनात्मक विवादों को अपराध का रूप देने के लिए किया जाता है, तो यहाँ न केवल अभियुक्त बल्कि पूरे न्यायतंत्र की गरिमा को प्रभावित करता है। महोदय, यह अस्वीकार्य नहीं है कि भारतीय समाज में महिलाओं की गरिमा और सम्मान सर्वोपरि है, परंतु न्याय का कर्तव्य केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों पर भी आधारित होता है। नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए तो किसी भी महिला की प्रतिष्ठा न्यायालय के लिए सम्माननीय है, परंतु जब महिला स्वयं अपनी मर्जी से किसी संबंध में रहती है और फिर व्यक्तिगत कारणों से उन्हें अस्वीकार करती है, तो इसे अपराध का रूप नहीं दिया जा सकता। That's all my lady। दोनों पक्षों के अंतिम तर्क प्रस्तुत हो चुके हैं। जी महोदय। न्यायालय अभी सभी तथ्यों, साक्ष्यों और तर्कों पर विचार कर निर्णय संरक्षित रखता है। यह मामला निर्णय हेतु 29/10/2025 को सूचीबद्ध किया जाता है। तब तक के लिए न्यायालय की कार्रवाई स्थगित की जाती है।